अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुज़ाकरात पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जानिब से कभी हाँ कभी ना का सिलसिला जारी है। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों फरीकैन को अपने इर्द गिर्द अना का हिसार तोड़ने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत का मानना है कि बानी पीटीआई पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कब यू टर्न ले लें इस बात की जमानत नहीं है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ बार बार ये एहसास दिला रही है कि मुज़ाकरात उसकी कमज़ोरी नहीं, लेकिन इसके साथ साथ वो मुज़ाकरात भी करना चाहती है। लेकिन बानी पीटीआई अपनी दो शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी, जबकि बेगुनाह कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। सिर्फ यही नहीं, बानी पीटीआई ने ये मुतालबात इतवार तक पूरा करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर कोई पेशरफ नहीं होती तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र ना भेजने की अपील की जाएगी। वाज़े लग रहा है कि बानी पीटीआई हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनके मुतालबात पूरे हो जाएं। आज बानी पीटीआई ने अपनी 7 रुकनी नामजद करदा मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को अडयाला जेल में तलब किया था। फैसल चौधरी ने बानी पीटीआई से मिलने की दरख्वास्त भी दी, लेकिन अरकान बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर बानी पीटीआई को मुज़ाकराती टीम से क्यों मिलने नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ ये बयानिया बना रही है कि उसका मैंडेट भी चोरी हुआ, उसके कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, मुकदमात बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम तश्कील देकर हुकूमत से मुज़ाकरात की रजामंदी दिखाकर अपनी लचक का मुजाहरा किया। लेकिन यह भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात पूरा करने के लिए हुकूमत तनहा कोई फैसला नहीं कर सकती। ज़ाहिर है मुक्तदरा से भी कबूलियत का होना ज़रूरी है। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह इतवार तक मुतालबात को पूरा करने की मांग को रद्द करते कि पीटीआई से जो भी बात होगी उसमें हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखे। अब राना सनाउल्लाह ने इतवार तक हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का भी इंदिया दिया है। दूसरी जानिब ज़राए से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का स्पीकर ऑफिस से रब्ता हुआ है, जिसमें पीटीआई को स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ज़राए के मुताबिक ग्रीन सिग्नल के बाद पीटीआई ने अपनी टीओआर्स तैयार करने शुरू कर दिए। टीओआर्स में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बातचीत होगी। तमाम टीओआर्स तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। तमाम तफसीलात की रोशनी में हुकूमती कमेटी तश्कील दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस की जानिब से इतवार तक हुकूमती कमेटी तश्कील दिए जाने का कभी इम्कान भी जाहिर किया गया है। पीटीआई की जानिब से हतमी टीओआर्स तय करने और मंजूरी के लिए मुज़ाकराती कमेटी अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। मुज़ाकरात की सूरत में हुकूमत और पीटीआई में जो भी मामला तय होंगे वो मुक्तदरा के सामने रखे जाएंगे और उनकी हतमी मंजूरी ही बात आगे बढ़ा सकेगी, क्योंकि इस वक्त इदारे 9 मई पर वाज़े पोजीशन लिए हुए हैं और अब शायद इंसाफ की मुश्किल मजीद बढ़ जाए, क्योंकि डी चौक में 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान सर में गोली लगने से जख्मी पाक रेंजर्स के एहलकार शहीद हो गए। और अब तहरीक इंसाफ जो 26 नवंबर वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर रही थी, अब यह मामला उल्टा तहरीक इंसाफ के गले पड़ सकता है। यही वजह है कि टकराव के सबब बानी पीटीआई इदारों में एक वाज़े खलीज है और बानी पीटीआई के मुकदमात में भी मुश्किलात बढ़ रही है। 190 मिलियन पाउंड केस की तलवार भी बानी पीटीआई पर लटक रही है और इस केस का फैसला रोज सुनाया जाएगा। अलीमा खान इस खदशे का इजहार कर रही है कि इस केस में बानी पीटीआई को सजा सुनाती जाएगी। फैसला किया हुआ जज से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सजा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। अब उन्होंने कहा है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतवार से अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अताउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कहेगा कि इमरान खान साहब ने आज भी इतवार तक की डेडलाइन दे दी है कि इतवार को सिविल डिसोबीडियंस की कॉल पर अमल शुरू हो जाएगा। अभी हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई नहीं, टीओआर्स तय हुए नहीं और आप ये समझ रहे हैं कि इतवार तक मुतालबात मंजूर भी हो जाएंगे। ये बहुत गैर हकीकी डिमांड्स नहीं है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बानी पीटीआई जो है वो पिछले 1.5 साल से जेल में है और बेगुनाह जेल में है। उस पर 200 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। इमरान खान साहब कोई नवाज शरीफ या जरदारी उनकी तरह लीडर नहीं है कि वो मुल्क से भाग जाएंगे या वो टूट जाएंगे। वो खुद खड़े हैं, खुद फेस कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं और उनकी डिमांड ये है कि आप जो बेगुनाह लोग हैं वो को रिहा कर दे। हमारे जो 1-2 जायज मुतालबात हैं वो खुद अपनी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। और बाकी रही हमने कमेटी, देखिए इमरान खान साहब ने इजाजत दी है ना। जब इमरान खान साहब ने इजाजत दी तो जाहिर है कमेटी को इख्तियार मिल गया। अब ट्विटर वो जो मुतालबा करते हैं, हमारे पास
इसके अलावा क्या मुतालबा है हमारे पास? ऑप्शन नहीं, क्या है? लेकिन अताउल्ला हम खान सिविल साहब, लाइब्रेरी ये की तैयारी शुरू करते हैं। मुज़ाकरात कर रहे हैं या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? मुज़ाकरात के लिए तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मैं लेने ही पड़ते हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आपकी कंडीशंस के ऊपर ही हो जो सब कुछ हो। हुकूमत आमादा हुई, कौमी असम्बली के अंदर तकारीर हुई, लेकिन उसके बाद फिर जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया, खुसूसन आज और बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से हुआ है, एक्स हैंडल से हुआ है, उससे लगता है आपको मुज़ाकरात के लिए मुस्बत पेशरफ्त हो सकेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर बानी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने इजाजत दी है तो ये बड़ी बात है। और रही बात ट्विटर हैंडल की या दूसरी चीजों की, इस वक्त ना हम जलसा कर रहे हैं, ना जुलूस कर रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं, ना कोई और चीज कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं, हमारा एक बयानिया है कि अगर आप हटदर्मी दिखाएंगे, आप जिस तरह की फिरौनियत हुकूमत दिखा रही है और जिस तरह के इनके कुछ रहनुमाओं के बयानात आ रहे हैं और वो पीटीआई को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि जी चौक में जो आपके साथ हुआ वो दोबारा होगा, तो जाहिर है इमरान खान साहब जो है वो भी अपना मुतालबा दोहराते हैं और हम सब दोहरा रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की एक ऑप्शन हमारे पास है। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये अपने मुतालबात रखना है कि हम बेबस नहीं है, हम नहीं, लेकिन लाचार हुकूमत नहीं है। ये चाहती है ना कि गैर मशरूत मुज़ाकरात हो, बैठ के उसमें मामला तय किए जाए। टीओआरस तो बैठ के तय होंगे, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, और फिर मिलके जब बैठेंगे तो डायलॉग होगा ना। और स्पीकर कौमी असम्बली ने तो अपने घर ये कहा कि मेरा घर हाजिर है, चेंबर हाजिर है, हुकूमत तैयार है उसके लिए, मगर जो लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेस्ट सूटेड नहीं है अताउल्ला खान साहब, जो मैं कह रहा हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि हुकूमत के पास अगर हम कोई डिमांड भी करें ना, हम मशरूत भी कर दें, तो हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? इस हुकूमत के पास ये ऑप्शन तो नहीं है कि हमारा मैंडेट वापस करें। इस हुकूमत के पास ये ऑप्शन तो नहीं है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें। हमने तो ऐसे मुतालबात किए नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हटदर्मी दिखा रहे हैं, आपका लबो लहजा ठीक नहीं होता और आप कहते हैं कि जीपीटीआई हमसे मुज़ाकरात की भीख मांगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, हम उन पे गौर करेंगे। वो ऑप्शन, वो इमरान खान साहब ने कोई सिविल फरमानी की तहरीक शुरू तो नहीं की, जाहिर है इनको एक टाइम तो दिया है। अगर टाइम दिया है तो इसलिए दिया है कि टेबल टॉक हो और वहां पे बातचीत हो और मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जाए, तो वहां पे बातचीत हो। इतवार के रोज से सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का इंडिया तो दे दिया है, तो क्या एक्सपेक्ट करें कि संडे से सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो जाएगी और पहली स्टेज में आप कहेंगे ओवरसीज को कि रेमिटेंसेस भेजना छोड़ दें? देखिए, मैं समझता हूं कि जो कुछ हमारे साथ ये पिछले 2-2.5 साल में हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग जो हमारे मुखालिफिन थे वो अब हमारा साथ देने लगे हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि पीटीआई के साथ और रहनुमाओं के साथ और वर्कर के साथ और अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद जो अवाम है, वो अक्सरियत जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो ये सिविल नाफरमानी जो ये समझते हैं कि ये नाकाम होगा और ऐसे होगा और वैसे होगा, ये इसका खुमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और ना सिर्फ ओवरसीज, बल्कि मैं समझता हूं कि बाहर जितने भी पाकिस्तान के अलावा लोग बैठे हुए हैं जो हमेशा पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, वो सारे इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। नहीं, लेकिन अताउल्ला खान साहब, ये सिविल डिसोबीडियंस वाला जो ऑप्शन है, ये मैं एंटी स्टेट एक्टिविटी होगी, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि आप हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन नहीं। लेते हैं, पीटीआई हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन लेती है और फिर उससे पीछे हटना पड़ता है क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है। तो एक बार फिर आपने इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है, तो आप नहीं देख रहे कि पहले की तरह फिर ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी, डैमेजिंग होगी, पीटीआई को नुकसान होगा इसका? देखिए, मेरा आपसे एक सवाल है, अपोजिशन के पास ऑप्शन क्या होते हैं? कौमी असेंबली में एहतजाज करना, पार्लियामेंट में एहतजाज करना, फिर सड़कों पे एहतजाज करना, जलसा करना, जुलूस करना। वो तो आपने देख लिया कि न जलसा करने दे रहे हैं, न जुलूस करने दे रहे हैं, और गोलियां चला दी, लोगों को शहीद किया, वो सब हुआ। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे हम आवाज उठाते हैं, उसके लिए उन्होंने इंटरनेट को स्लो कर दिया, फायरवॉल लगा दिए, 40 अरब रुपए खर्च किए। तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता है? यानी सारी चीजें रास्ते बंद कर रहे हैं जो हमें आईन इजाजत देता है, जो हमें कानून इजाजत देता है। और अगर हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाते हैं तो एंटी स्टेट ये हो ही नहीं सकती। बात ये है कि हम कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी हम नहीं मानेंगे, इसको हम बिल पे नहीं करेंगे, और चीज को कहेंगे कि आप पैसे भेजना छोड़ दें, जो जो हम इनको कमजोर करने के लिए कर सकते हैं वो करेंगे। बाकी रियासत की बात रही, रियासत जो है वो किसी शख्स का नाम नहीं है, किसी मौजूदा हुकूमत का नाम नहीं है, बल्कि रियासत अवाम का नाम है।
अवाम अगर चाहती है कि इमरान खान साहब के साथ इंसाफ हो और इमरान खान साहब को रास्ता दिया जाए, तो हुकूमत को फिर रास्ता देना चाहिए। ये तो नहीं है ना कि ये अपनी मर्जी करेंगे। अदालत भी देखिए, खुद है, एक जज भी तरफ खुद है, आपको ये वकील भी खुद है, रियलाइजेशन फैसला भी कर रहे है, हैं। एक तरफ आपको इस बात की रियलाइजेशन है कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, ये मैंडेट चोर हुकूमत आप कहते हैं, फॉर्म 47 की पैदावार कहते हैं, मानते नहीं है। दूसरी तरफ आप इस हुकूमत से मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर मुज़ाकरात करेंगे तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, नहीं होगी तो आप ये कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक चलाएंगे। इससे पहले आप 26 नवंबर का डी चौक एहतजाज भी देख चुके हैं, इससे पहले संगजानी जलसा भी देख चुके हैं, प्रोटेस्ट हो चुके हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि बानी पीटीआई को रिलीज करा देगी या उनकी रिहाई हो जाएगी? देखिए, मेरे अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछ ले तो मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि इस हुकूमत के पास कुछ नहीं है। इनके हैंडलर्स हैं, वो इनको चला रहे हैं और ये 17 सीटों के साथ हुकूमत कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये बेनिफिशरी है, ये फायदा उठा रही है और ये इदारों को आगे कर रही है, पीटीआई से इदारों को लड़ाना चाहती है। हम उसको अवॉइड करने के लिए इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क की इदारे मजबूत हो, मुल्क हमारा मजबूत हो। लेकिन ये बात याद रखें कि गोली इन्होंने चलाई है, हमारी जाने गई है, हमारे वर्कर गए हैं, हमें शहादतें मिली है, हम दोबारा भी आ सकते हैं। ये कोई पहली दफा और आखिरी दफा नहीं है। हम दोबारा भी डीचो की कॉल दे सकते हैं। फिर क्या होगा? ये दोबारा गोलियां चलाएंगे और यकीन करें हमारे वर्कर, हमारे अवाम के जज्बात उससे कहीं ज्यादा है। हम आने के लिए तैयार है। हम सिर्फ बानी पीटीआई इमरान खान साहब की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वो सिविल नंबर की कॉल दे या वो डी चौक की दोबारा कॉल दे, यकीन करें उससे ज्यादा तादाद में लोग निकलेंगे और डी चौक पहुंचेंगे। लास्टली, आपकी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप इस मामले को लेके बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, और वो सिविल डिसोबीडियंस वाले मामले के ऊपर भी लोगों की राय ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए विद इन द पीटीआई। अभी तो कोर कमेटी का इजलास आज भी है, इससे पहले भी जो इजलास हुए हैं उसमें भी लोग ये समझते हैं कि हमें मोतदिल बयानिया रखना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो जहां टॉप पे इतनी डिवाइड होगी वहां कोई भी कॉल कैसे एग्जीक्यूट हो पाएगी? लास्टली बता दीजिएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे लिए इमरान खान साहब की बात जो है वो अटल है। इमरान खान साहब अगर सिविल नाफरमानी का कहेंगे तो कोई लीडरशिप में कोई भाव नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो वो फिर अपनी अलग जमात बना लेगा, हमसे अलग हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे कोई ऐसा लीडर या कोई रहनुमा नजर नहीं आ रहा है जो इसमें कंफ्यूजन का शिकार हो। मैं समझता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लचक का मुजाहरा करते हैं कि वो ये दिखाते हैं कि कल को ये इतराज ना करें कि पीटीआई तो कोई लचक नहीं दिखाती, पीटीआई जो है वो मफाहमत की सियासत नहीं करती, इसलिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। लेकिन किसी सूरत हमारे मफाहमत की ये मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए। गोली आपने चलाई है, हम बार बार कॉल देंगे, आप गोली चला के तक जाएंगे, हम एहतजाज सीने पेश करेंगे, आपकी मर्जी है। रियासत की अगर यही मर्जी है कि वो चंद लोगों के हाथों यरगमाल हो और वो अपने लोगों पे गोलियां चलाए, तो फिर इसमें अफसोस किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत मुज़ाकरात में किस कदर संजीदा है, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस नहीं की अभी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संडे तक की डेडलाइन दे दी है कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो हम सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। हाउ डू यू सी दैट? क्या लचक का मुजाहरा हुकूमत की तरफ से नहीं है कि कोई मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस नहीं कर रही है अभी तक, और जेल में जो इमरान खान साहब की अनाउंस मुज़ाकराती कमेटी है उससे मुलाकात करने नहीं दी जाती है? तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमती साइड से नहीं है या दोनों तरफ से नहीं है? पिछले 6-7 साल से शामिल सारी जमातें वो ये कहती रही कि मुज़ाकरात करें और खान साहब इनकार करते रहे। और फिर मुज़ाकरात होते भी थे तो खान साहब के पास जब फाइनल अप्रूवल के लिए जाते थे तो वो रिजेक्ट कर देते थे और वो कहते थे मैंने सिर्फ फौज से मुज़ाकरात करने हैं। बहरहाल अब उन्होंने आके मुज़ाकरात की हामी भरी, एक अच्छा अमल है। और हमने हमेशा इस बात को कहा है कि तल्ख बात होने के बावजूद मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत को ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। अब मसला ये है कि कभी मुज़ाकरात होने लगते हैं तो खान साहब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो मुज़ाकरात फाइनल हो जाते हैं तो वो विड्रा कर जाते हैं। यानी मैं जिक्र कर रहा हूँ उस मौके का जब सुप्रीम कोर्ट के मुदाखलत हुई। हम तो पीपल्स पार्टी पहले ही मुज़ाकरात के अमल के लिए कोशान थी और हम मीटिंगें कर रहे थे, और उसके बाद मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात कामयाब हो गए और लिखते जाने लगे तो खान साहब ने विड्रा कर लिया।
उसके बाद ये 6 मई की जगह है, उसके बाद फिर 9 मई हुआ, जिसने बदकिस्मती से पूरे मुल्क को झगड़े रखा, आज तक झगड़ा हुआ है। अब फिर हम कह रहे थे और खान साहब कहते थे मुज़ाकरात नहीं करूंगा। अब मुज़ाकरात का प्रॉब्लम ये आया कि उन्होंने फिर 24 नवंबर और 26 नवंबर का जो जिक्र हुआ उसके ऊपर, और फिर वो मुसलसल हुकूमत और एजेंसीज को और एस्टेब्लिशमेंट को मुर्दे इल्जाम फैला रहे हैं। वो 9 मई हो या 26 नवंबर, वो दोनों में कहते हैं कि हमारे लोग नहीं थे, इनके अपने लोग थे। 26 नवंबर को वो कहते हैं फौज ने हमारे या एजेंसीज ने हमारे सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया, सैकड़ों जख्मी हो गए, लाशें गायब हो गई, जख्मी गायब हो गए। यानी वो बजाय इसके कि अपने किए पे नदामत का इजहार हो, 26 नवंबर को तो खान साहब ने संजानी में जलसा करने का हुक्म दिया अपनी जमात को। उनकी जमात ने उनकी बात नहीं मानी और वो बात आगे बढ़ गई, और जिन्होंने नहीं मानी वो कहने लगी उनकी अहलिया कि मैं तो डी चौक जाऊंगी। अब वहां जो कुछ हुआ वो भी एक मामला, उसके ऊपर इल्जामात की बारिश बहुत सारी कदमें लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद मुज़ाकराती अमल होना चाहिए और मुज़ाकरात से तो बेहतरी का रास्ता पैदा होना चाहिए। पहली दफा हुआ कि उन्होंने मुज़ाकराती अमल में कोई शर्त ना रखने की बात की। बैरिस्टर दोहर साहब ने कहा कि गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब की बात उससे मुख्तलिफ थी जब वो खान साहब से मिलके आए। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि हुकूमत को ये मुज़ाकरात का जो रोल है ये डालना चाहिए। तो सर, हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी क्यों अनाउंस नहीं कर रही? क्या हुकूमत को बहुत कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है कि ये सिविल डिसोबीडियंस की कॉल एग्जीक्यूट करके देख ले, एहतजाज करके देख ले, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ होने वाला नहीं है? क्या हुकूमत इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है? सिविल डिसोबीडियंस हुकूमत के खिलाफ नहीं होता, वो रियासत के खिलाफ होता है। अगर कोई उस तरफ जाना चाहता है तो उसको पहले दोनों का फर्क महसूस करना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस ये होता है कि आप यूटिलिटी बिल देने से इनकार करो, आप बैंकों में पैसे जमा कराने से इनकार कर देते हैं, आप तफसीलात बैंकों के जरिए नहीं जमा कराते हैं, आप रियासत के साथ कानून को वायलेट करते हैं, ये अनारकी पैदा करने की, ये रियासत को स्ट्रक्चर को फेल करने की बातें होती है। रियासत को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होते हैं, आपका एहतजाज करना हक है, लेकिन इस तरह के एहतजाज की ना कोई गुंजाइश होती है ना इजाजत। नहीं, लेकिन कायरा साहब, रियासती रिट को बरकरार रखने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक सरकार की जरूरत होती है, एक हुकूमत की जरूरत होती है, और वन ऑफ द की एलिमेंट्स है। और बुनियादी तौर पे की आका के खिलाफ हुई थी। आप पूरी रियासत को जब के रख देते हैं, आप रियासत के और हुकूमत के निज़ाम को फेल करने चलते हैं। कायरा साहब, आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन है सर, ऑडियो में डिस्टॉर्शन है, समझ नहीं आ रही है। दोबारा कायरा साहब को डायल करने की कोशिश करते हैं। इन द मीनवाइल अली गौहर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमें ज्वाइन कर ले तो उनसे भी राब्ते की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी होते हुए भी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी के अपने कंसर्न्स हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हर इक़दाम के खिलाफ मुखालफत में शिद्दत भी आ रही है, और कभी तरक्याती मनसूबों को लेकर तो कभी इंटरनेट की बंदिश पर पीपल्स पार्टी हुकूमत को टफ टाइम देती हुई दिखाई देती है। जैसा कि आज कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़रा गायब रहे, जिस पर पीपल्स पार्टी अरकान ने एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट भी किया, और कुछ इस तरीके से हुआ कि नफीसा शाह ने इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स से मुतालिक सवाल पूछा, लेकिन इस दौरान वफाकी वज़रा की गैर हाज़िरी की वजह से पार्लिमानी सेक्रेटरी इस सवाल का जवाब देते रहे, और फिर जो नवीद कमर साहब हैं वो और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो असम्बली से वॉकआउट कर गए। तो पीपल्स पार्टी अपने कंसर्न्स तो शो कर रही है, पीपल्स पार्टी के अपने प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड है, क्योंकि नून लीग के लोग ज़्यादा हैं, तो जाहिर है उनको ये चैलेंजेस तो फेस करने पड़ रहे हैं, दो धारी तलवार है। अब ये बात तो हकीकत है कि वज़रा और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफा हो गया है, 900% तक तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में वज़रा का असम्बली के इजलास से बायकॉट करना किसी सूरत मुनासिब नहीं, लेकिन यह तासुर उभर रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के हर काम में मज़ाहमत कर रही है। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बेरुखी पर पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए इंकशाफ कर रहे हैं कि पार्टी में मुल्क में किसी भी वक्त वो अचानक तब्दीली की चलने वाली हवाओं से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी खुदमुख्त को बरकरार रखकर नून लीग पर अपने वादों की पासदारी के लिए दबाव बरकरार रखना चाहती है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूदा सेटअप की तश्कील के लिए तय पाने वाली डील को तोड़ रही है। और ज़रा ये भी दावा करते हैं कि दोनों पार्टियों की कमेटियों ने हाल ही में
मुलाकातें की हैं ताकि वादों की तकमील के हवाले से पीपल्स पार्टी के खदशात को दूर किया जा सके, लेकिन मुलाकातें बगैर किसी पेशरफ ख़त्म हुई हैं, बेनतीजा ख़त्म हुई। और ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकरात से पहले पंजाब में मुलाकातों का एक दौर भी हुआ जो पीपल्स पार्टी के लिए किसी हद पर ख़त्म हुआ। कायरा साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया है। कायरा साहब, आप बात पहले कंप्लीट कर लीजिएगा सिविल डिसोबीडियंस से मुताल्लिक, फिर आगे जो पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स है हुकूमत को लेकर, इस पर भी बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि पीसफुल मीन्स के साथ एहतजाज करना हक है। यहाँ आपको मुकम्मल तौर पे एहतजाज करने का, जो भी बात करने का हक है, आपका हक उस हद तक है कि मेरा हक मुतासर ना हो। तो इसका ख्याल रखते हुए बिल्कुल करें। और अगर सिविल डिसोबीडियंस इतना ही कोई उनका महबूब मशगला है जो खान साहब पहले भी आजमा चुके हैं, तो ये बात तो मुनासिब नहीं होती कि आप किसी को चैलेंज करें। लेकिन मेरा ख्याल है फिर ये शौक उन्हें पूरा कर लेने दें, उसके बाद ताकि बैठ के आराम से बात हो सके। यानी स्ट्रेटेजिकली जो है आप समझते हैं कि हुकूमत कोई मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस नहीं कर रही या इंगेज नहीं कर रही, कि वो समझते हैं कि एक दफ़ा ये जो सिविल डिसोबीडियंस जैसी एक्सट्रीम पोजीशन है ले ले और लेके फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए ताकि उनको एक सबक जो है वो मिल जाए। मैं तो आपको अपनी राय दे रहा हूँ। मैं ये नामुनासिब राय है आपकी। साथ ये भी कहा कि ये मुनासिब बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, अगर कोई मुनासिब बात सुनने को तैयार ना हो तो क्या कीजिए। लेकिन ये बात आप हुकूमत से पूछिए कि उन्होंने कमेटी क्यों अनाउंस नहीं की। मैं तो हुकूमत नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आप हुकूमत को मशवरा देते हैं कि कमेटी अनाउंस करे, आप समझते हैं कि ठीक कर रही है हुकूमत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी क़यादत ने दिखाया है, मैं भी कह रहा हूँ। ठीक, तो कायरा साहब, जो हुकूमत जो है वो गैर मामूली एतमाद है उसका, क्योंकि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी अपने कंसर्न्स शो कर रही है अगेंस्ट गवर्नमेंट के, वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रही, और लगता ही है कि दो धारी तलवार पे कि इत्तेहादी भी नाखुश है और अपोजिशन तो नाखुश है ही। ये इत्तेहादियों के रिजर्वेशन हैं, वो बार बार उनको निशानदेही कर रहे हैं। और रिजर्वेशन वो हैं जो हम पहले दिन हुकूमत बनाते वक्त हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और जो हमने एग्रीमेंट किया था उसकी हम अमल दरामद चाहते हैं। उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन कोई तलवार की धार पे हम नहीं चला रहे। हम आज भी हुकूमत को यही कहते हैं कि हमारे जो वादे थे वो पूरे किए। ठीक, और ऐसा तो नहीं है ना किसी जगह पीपल्स पार्टी कैपिटलाइज करना चाहती है हुकूमत की वीक पोजीशन को? पीपल्स पार्टी हुकूमत को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए कि मुल्क के हालात इस वक्त किसी भी और बहरान का सामना नहीं कर सकते। लिहाजा हम एक जिम्मेदार जमात की तरह किसी नए बहरान की तरफ नहीं पर जाने देते चीजों को। हाँ, जो वादे हमारे साथ किए गए थे और लिख के किए गए थे, अब वो बहरहाल पूरे होने चाहिए। ये हुकूमत वक्त का काम है और इसमें टाइम टेकिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। वतन की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाने का हक हर किसी को है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अमेरिका पाकिस्तान के इस हक पर कदगन लगाना चाहता है। जैसा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिका इदारों और सप्लायर्स पर अमरीकी पाबंदियों का सिलसिला ख़त्म होने में नहीं आ रहा है, और इस साल में तीसरी मरतबा अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से लैस तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुबैना तौर पर मुंसलिक 4 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें इस मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करने वाला एक सरकारी इदारा भी शामिल है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये पाबंदियाँ डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स समेत 3 फर्म्स पर आयद की जा रही हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी और इनके लिए आलात की तरसील में मुलव्वस हैं। जिन 4 इदारों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह से फिलिप्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड इंटरप्राइजेस शामिल हैं। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शाहीन सीरीज़ के मिसाइलों समेत पाकिस्तान के दीगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी में मुलव्वस है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमेरिका के इस इक़दाम को बदकिस्मती और तासुब पर मबनी। दफ्तर खारजा से जारी एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में अमन कायम रखना है। और बयान में कहा गया है कि हालिया अमरीकी पाबंदियों का मकसद खित्ते में फौजी अदम ताउन को बढ़ावा देना है, जिससे अमन और सलामती की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि निजी कारोबारी इदारों पर इस तरह की पाबंदियां मायूस कुन है। दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि माजी में हथियारों के अदम फैलाव के दावों के बावजूद दूसरे ममालिक के लिए जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए दरकार लाइसेंस की शर्त ख़त्म की गई, और ऐसे दोहरे बयार और इम्तियाजी सलूक से न सिर्फ अदम एतमाद फैल रहा है और इस खासतौर पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है उसको ठेस भी पहुंच रहा है, बल्कि खित्ते और आलमी अमन और सलामती को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। अब दफ्तर जानिब से अमेरिका को 2 टोक पैगाम दिया गया है। सवाल ये है कि अमेरिका की इन पाबंदियों के क्या असरात होंगे।
देखा जाए तो अमरीकी पाबंदियां कोई नई बात नहीं है, बल्कि इनका आगाज़ 70 की दहाई में शुरू हुआ और माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी इदारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर पाबंदियों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये इदारा मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ के लिए मगरब पर इन्हिसार नहीं करता। माहिरीन के बकौल पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर मकामी है और इसका इन्हिसार मकामी वसाइल और महारत पर है और ये अमरीकी पाबंदियों से मुतासर नहीं होगा। अब ये तय हो गया है कि अमरीकी पाबंदियां महज पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए, और इससे कबल रवा साल सितंबर में भी अमेरिका ने एक चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई कंपनीज पर पाबंदी आयद की थी, जिनके बारे में उनका दावा था कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात और टेक्नोलॉजी की फराहमी में मुलव्वस है। इसके अलावा इसी बरस अप्रैल में चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी, जबकि अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पुर्जाजात और सामान फराहम करने के इल्ज़ाम में चीन की 3 मजीद कंपनीज पर पाबंदियां आयद की गई थी। हुकूमत ने ठान ली है कि उसने मुल्क से नॉन फाइलर की कैटेगरी को मुकम्मल ख़त्म करना है और इस सिलसिले में हुकूमत कड़े इक़दामात भी उठा रही है। अब जैसा कि नॉन फाइलर्स पर शिकंजा मजीद सख्त करने के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 पेश कर मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद और शेयर्स नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा टैक्स चोर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे और मुकर्रर करदा हद से ज़्यादा पैसे भी अकाउंट से नहीं निकाल सकेंगे। नॉन फाइलर्स एक हद से ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। उनके सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स को सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और खरीदने की इजाज़त होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। मुजवज़ा तरमीम के तहत गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद किए जाएंगे और बिल में मुजवज़ा तरमीम में वाज़ेह किया गया है कि हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की जायदाद और कारोबार बेच डालने की मजाज भी होगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।